हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, जो कि पैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसलिए लर्न करने में इजी नहीं रहता। तो जो आज हम जो लेकर आए हैं वो एक हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको टेबल फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में हम उसको समझाएं, ताकि वो पूरा एक्सप्लेन हो जाए। वो जो हमारी बुक में मैटर दिया हुआ है वो पूरा ईजिली एक्सप्लेन कर सकें। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पैथोलॉजी का, जो कि उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ और ये मीडिएटर्स होते क्या हैं, कैसे रिलीज़ होते हैं, और इसकी एक जो मीडिएटर्स होते हैं उनका हमने एक टेबल फॉर्म में उसको समझाया भी है कि इसको कैसे लर्न करना है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम ये वो ओवरव्यू है और ये डिटेल्ड वीडियो है इन मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन में। हम इसको एक एक चीज़ को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैटर डिस्कस करेंगे, इसका मैटर डिस्कस करेंगे। मतलब हम सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, और ये सारे डिटेल्ड होंगे। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो हमारी एक पहले वीडियो अपलोड है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो जो मीडिएटर्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था दो मीडिएटर्स होते हैं, सेल डिराइव मीडिएटर और प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव मीडिएटर। उसमें हमने पढ़ा था कि वैसो एक्टिव जो सेल डिराइव्ड होते हैं उसमें फाइव टाइप के मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि वैसो एक्टिव अमाइंस, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स और लाइसोसोमल कंपोनेंट्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और साइटोकाइंस। इसको हम लर्न कर सकते हैं VALPC से, सॉरी, VA VALPC। ठीक है। तो VA मतलब V का मतलब है वैसो एक्टिव अमाइंस, A का मतलब है आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, L फॉर लाइसोसोमल कंपोनेंट्स, P फॉर प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर और C फॉर साइटोकाइंस। ठीक है। तो ये सेल डिराइव्ड मीडिएटर में हमारे 5 टाइप्स के मीडिएटर्स आते हैं। अब हम वैसो एक्टिव अमाइंस को देखें तो उसमें आता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और न्यूरोपेप्टाइड। हिस्टामिन और सेरोटोनिन इसमें मेन है। न्यूरोपेप्टाइड मतलब पहले हम ये मेन होते हैं, और न्यूरोपेप्टाइड्स हम इसको बहुत थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं। मेन जो हमारे हैं हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में होते हैं कॉक्स एंड लॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट और लाइपोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट्स। ठीक है। तो इनका जो पाथवे होता है, जैसे साइक्लोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट्स और लाइपोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट्स का जो पाथवे होता है, मतलब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसमें जो मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कॉक्स में कौन से मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन और रिजोल्विन। अगर आप उसको ईजी में देखना चाहें तो प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन साथ साथ याद कर सकते हैं। थ्रोम्बोक्सिन और रिजोल्विन ये ईजी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में देखें तो इसमें क्या होता है, 5-HTE और लाइपोक्सिन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, HTE क्या होता है, लाइपोक्सिन क्या होता है। लाइसोसोमल कंपोनेंट्स में आपको पता ही है, मैक्रोफेजेस होते हैं, PMNs होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, और साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस में देखिए इतने सारे होते हैं, IL-1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, 12, INF अल्फा, TNF बीटा, आईफेन, गामा। ठीक है। तो ये सारे होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव मीडिएटर्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें सिस्टम्स होते हैं, जो कि हम सिस्टम्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं, नेम जान लेते हैं केवल उनके। सिस्टम में होते हैं काइनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो आपको पता ही होंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो हम सब में ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हम इसमें सारा पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा पार्ट्स में वीडियो बनेंगी। इसमें केवल हम वैसो एक्टिव अमाइंस और आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स ही पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में हम ये तीनों के बनाएंगे। ठीक है। तो वैसो एक्टिव अमाइंस हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स। तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सा था, VALPC से अगर हम देखें तो सबसे पहले था वैसो एक्टिव अमाइंस। तो उसमें हम पढ़ेंगे देखिए वैसो एक्टिव अमाइंस होते क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट एक्टिव अमाइंस होते हैं, और जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये सबसे पहले रिलीज होने वाले अमाइंस होते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं फर्स्ट जो 1 आवर होता है इन्फ्लेमेशन का, मतलब जब इंजरी का 1 आवर
आवर होता है, फर्स्ट 1 आवर में ये रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके हमने 3 पढ़े थे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और 5-HT, जिसको सेरोटोनिन का दूसरा नाम क्या होता है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। और थर्ड वन था न्यूरोपेप्टाइड। अब हम इसमें दो चीज़ पर मेन फोकस करेंगे, सोर्स और इसके एक्शन। सारे के सारे हम सोर्स और एक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सोर्स में मतलब सोर्स का मतलब है ये कैसे रिलीज़ होते हैं, जो हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, न्यूरोपेप्टाइड है, मतलब ये कैसे रिलीज़ हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। तो हिस्टामिन कहाँ से रिलीज़ होगा, मास्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट से, ठीक है। मास्ट सेल जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स के पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट नियर दी ब्लड वेसल। और ये कब रिलीज होते हैं, हिस्टामिन कब रिलीज होगा, जब स्टिमुलेशन आएगा, जैसे कोई स्टिमुलस आया तो ये रिलीज होते हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, ये होता है मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन से, ठीक है। मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा और उससे उस प्रोसेस से ये हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। तो वो स्टिमुलाई कौन से टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाता है, हीट कोल्ड, मतलब हीट में हीट जो होती है, या कोल्ड मतलब स्टिमुलस जो होता है वो हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, इसमें ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल होती क्या है, जैसे एंटीजन आया वो मास्ट सेल पर आके वो होगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर क्या होगा कि मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा, ठीक है। कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है वो मास्ट सेल से आके वो इंटरेक्ट करेगा और फिर क्या होगा, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा, जिससे क्या होगा, रिलीज ऑफ हिस्टामिन और एलर्जी, और क्या होगा फिर उससे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन। अब हमारा और कौन से स्टिमुलस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन। हम कौन कौन से ये होते हैं, C3 और C5A, हम इसको जानते ही हैं, ठीक है। एक्शंस जो होते हैं, अब देखिए कि हिस्टामिन क्या कराता है, तो जो मेन है वो कराता है वेसोडाइलेटेशन, और क्या कराता है, वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज कराता है, जिससे कि एडिमा होता है, ठीक है। और स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करता है। और एक और चीज़ होती है SRSAS, ठीक है। तो ये जो ये मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये कुछ आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स को भी रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं SRSAS। SRSAS क्या होता है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, इसको हम बोलते हैं SRSAS, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। और जो SRSAS होते हैं वो क्या, मतलब कुछ ल्यूकोट्राइन्स को कंटेन करते हैं। कौन कौन से ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, जैसे LTC4, LTD4, तो ये कुछ ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, मतलब जब हम आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे हम तब उसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेरोटोनिन्स पे, सेरोटोनिन्स और 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो इसमें क्या होता है, सोर्स देखेंगे और एक्शन देखेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले में देखा। तो सोर्सेज हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, ये प्लेटलेट से, क्रोमाफिन सेल्स ऑफ GIT, स्प्लीन, नर्वस टिश्यू और मास्ट सेल। इसका एक्शन क्या है, ये होते हैं, मतलब ये हिस्टामिन के ही सिमिलर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसका एक्शन क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर एंड GIT एंड CNS। ये क्या मतलब, न्यूरोट्रांसमीटर होता है GIT और CNS का, ठीक है। और क्या होता है कि ये ना, मतलब सिमिलर तो होते ही हैं हिस्टामिन के, लेकिन ये थोड़े लेस पोटेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, लेकिन ये थोड़ा हिस्टामिन से कम कराते हैं, ठीक है। वेसोडाइलेटेशन कराते हैं, लेकिन ये हिस्टामिन से कम कराते हैं। तो इसके अगर हम इसके उसको कंपेयर करें तो ये इसके लेस, मतलब जैसे अगर यहाँ पे वेसोडाइलेटेशन ये करा रहा है, लेकिन इसके कम कराएगा, उसके हमने कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला है वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। न्यूरोपेप्टाइड्स जो देखें, न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने में, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे क्योंकि बुक में मेंशन है तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोर्स अगर हम देखें तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं,
वो CNS और PNS से, ठीक है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके जो एक्शन है ये भी वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा और है ना ये पेन स्टिमुलस को ट्रांसमिट करेगा और मासल डीग्रेनुलेशन कराएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि वैसो एक्टिव अमाइंस का काम क्या होता है, वैसो डायलिटेशन होता है, ठीक है, और वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर हमको कुछ नहीं याद है, हम ऐसे अगर कोई हमसे पूछता है कि वैसो एक्टिव अमाइंस का वो मेन एक्शन क्या होता है, तो हम दो चीज़ तो हम इसमें बोल ही सकते हैं कि एक तो वैसो डायलिटेशन कराता है और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी कराता है, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, और मासल डीग्रेनुलेशन कराता है। तो ये जो है सारे के सारे मेन एक्शन ही है। तो हम सेकंड सेल डिराइव मीडिएटर की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ठीक है, जिसको दूसरा नाम है इकोसेनॉइड्स। तो जो आर्किडोनिक एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं और जिसका दूसरा नाम है इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ठीक है। आर्किडोनिक जो एसिड्स होते हैं, देखिए पहले तो ये देखेंगे इकोसेनॉइड्स में इकोसा का मतलब है 20, इसमें जो 20 कार्बन एटम्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड्स, ठीक है। तो ये जो होती है ये फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आर्किडोनिक्स होते हैं, आर्किडोनिक एसिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब हमको पता है क्या है ना, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड में ये आर्किडोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड्स। और ये रिलीज कब होते हैं, जब फॉस्फोलाइपेज एंजाइम आके एक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन पर, तब ये रिलीज होंगे और कन्वर्ट होंगे एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। तो हम देखें इस मैकेनिज्म को समझें तो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड जो होती है उस पर फॉस्फोलाइपेज आके एक्ट करता है, जिससे जो आर्किडोनिक एसिड्स होते हैं जो ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो आर्किडोनिक एसिड्स एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इकोसेनॉइड्स, ठीक है। अब इसके दो पाथवे होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम आके एक्ट करता है, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज या फिर लाइपोऑक्सीजनेज। तो हम वो पाथवे बाद में पढ़ते हैं। इसके सोर्सेज मतलब कहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जो ये रिलीज हो रहा है मास सेल और मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल से। कौन कौन से पाथवे होते हैं, हमने दो के बारे में डिस्कस किया है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज दैट इज कॉक्स पाथवे और लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं। देखिए अगर है ना कॉक्स पाथवे में देखें तो कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन और रिजोल्विन। प्रोस्टाग्लैंडिन में कौन कौन से वो होते हैं, कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन कई टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, PGD2, PGE2 और PGF2 अल्फा, ठीक है। तो ये ऑर्डर में है D2, E2 और F2 मतलब DEF, ठीक है, और F में अल्फा लगा देना है। तो इसके जो हम एक्शंस भी डिस्कस करेंगे, तो PGD2 और E2 के जो एक्शंस हैं वो है वैसोडाइलिटेशन और ब्रोंकोडाइलिटेशन, और इसका जो एक्शन है ये इनहिबिट करता है इन्फ्लेमेटरी सेल फंक्शंस को, ठीक है। अगर हम है ना PGF2 अल्फा की बात करें तो ये है वैसोडाइलिटेशन कराता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। मतलब जैसे यहाँ पे वैसोडाइलिटेशन और ब्रोंको डायलिटेशन हो रहा था, यहाँ पे ये कराता है वैसोडाइलिटेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अगर हम देखें थ्रोम्बोक्सिन A2 में ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और एक्टिवेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन जिसको हम बोलते हैं PGI2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोंको डायलिटेशन होता है और वैसो डायलिटेशन होता है और ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। और इसमें एक और मेटाबोलाइट होता है जिसका नाम है रिजोल्विन, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो किसमें ब्रोंको डायलिटेशन हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों में ब्रोंको डायलिटेशन हो रहा है, थ्रोम्बोक्सिन में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों में। और प्रोस्टासाइक्लिन में जो प्रोस्टासाइक्लिन है उसमें क्या हो रहा है, दोनों में डायलिटेशन हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि डायलिटेशन और फिर कंस्ट्रिक्शन फिर डायलिटेशन, ठीक है, डायलिटेशन कंस्ट्रिक्शन और फिर डायलिटेशन। तो इसमें ये ऑल्टरनेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे F2 है, F2 में बस ऐसे लिख देंगे कि है ना डायलिटेशन और कंस्ट्रिक्शन, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे पे। लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, दैट इज 5-HETE, ल्यूकोट्राइंस होते हैं और लाइपोक्सिन होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ल्यूकोट्राइन कौन कौन से होते हैं, दैट इज ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4, LTC4, LTD4, LTE4, ठीक है। इन सब का फंक्शन होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी और ब्रोंकोस्पाज्म। लाइपोक्सिन में दो लाइपोक्सिन होते हैं, दो टाइप के लाइपोक्सिन, दैट इज LXA4, LXB4, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब हम 5-HET का देखेंगे तो इसका फंक्शन होता है कीमोटैक्सिस, ठीक है। अब हम इसमें पाथवे देख लेते हैं, मतलब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। बाकी हमने नाम पढ़ लिए हैं इसका, ये आपको पता ही है, जैसे अगर हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पाथवे।
तो पाथवे में हमने दो पाथवे डिस्कस किए हैं, डेट इज कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। तो हमने ये देखा कि है ना सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है उस पर फॉस्फोलाइपेज आके एक्ट करता है, फॉस्फोलाइपेज आके एक्ट करता है और आर्किडोनिक जो इसमें आर्किडोनिक एसिड प्रेजेंट होगा वो कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड में। अब डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम आके एक्ट कर रहा है आर्किडोनिक एसिड पर। जैसे कॉक्स आता है तो ये वाले मेटाबोलाइट रिलीज होंगे, अगर लॉक्स आता है मतलब लाइपोऑक्सीजनेज आता है तो ये वाले मेटाबोलाइट्स रिलीज होंगे। तो इसमें ये छोटा सा हमको थोड़ा देखना है, ठीक है। तो जो अगर है ना अगर फॉस्फोलाइपेज आके फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन पर आकर एक्ट करता है तो वो आर्किडोनिक एसिड जो कि फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड में प्रेजेंट वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो दो पाथवे चलाएगा ऑन द मतलब डिपेंड करता है कि वो कॉक्स आके वो कर रहा है एक्ट कर रहा है या फिर लाइपोऑक्सीजनेज आके एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या है अगर साइक्लोऑक्सीजनेज आके एक्ट करेगा तो इसमें देखिए वो PGG2 रिलीज करेगा, मतलब PGG2 में कन्वर्ट हो जाएगा। PGG2 क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड, ठीक है। तो वो एंडोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो PGG2 है PGH2 में कन्वर्ट होगा और इधर एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। तो जो PGH2 है PGH2 कि मतलब जो PGH2 है वहाँ पे है ना ये मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है, मतलब मेटाबोलाइट्स इसके PGH2 के ये होते हैं PGD2 PGE2 और PGF2, मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप हैं। तो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे तो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यही हैं और इनके फंक्शन भी सेम है, बस एक रिविजन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जो PGD2 PGE2 हम पढ़ चुके हैं वैसोडाइलेटर और ब्रोंकोडाइलेटर, और ये क्या करते हैं परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं और ये एक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। और जो PGF2 अल्फा है वो वेसोडाइलेटेशन करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब PGI2 जो है PGI2 वेसोडाइलेटेशन कराता है, ब्रोंको डायलेटेशन कराता है और इनिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। PGI2 कुछ नहीं है, PGI2 है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। अब TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, एक्टिवेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। अगर हम लाइपोऑक्सीजनेज की बात करें तो लाइपोऑक्सीजनेज अगर एक्ट करेगा आर्किडोनिक एसिड्स पर तो वो कौन से मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा, तो हम यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म बता देते हैं, हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे पेरोक्साइड है, ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे लाइपोऑक्सीजनेज एक्ट करता है तो जो 5-HPETE है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पेरोक्सीडेशन हो जाता है इसका, यहाँ पे पेरोक्सीडेशन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 5HET में हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होगा। अब ये जो कन्वर्ट होता है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये जो 5HT होता है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, बाकी ये कन्वर्ट होगा LTA4 में, मतलब ल्यूकोट्राइन A4 में, जो कि अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल होता है। और ये कन्वर्ट होता है LTB4 में, बाकी और में भी ये कन्वर्ट मतलब है ना ल्यूकोट्राइंस रिलीज करेगा ये। इसके कौन कौन से ल्यूकोट्राइंस होते हैं, LTC4 LTD4 LTE4 CDE, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इनके हम ये सारे एक्शन देख लेते हैं, ये सारे के सारे ल्यूकोट्राइंस हैं, ठीक है। अब LTC4 LTD4 LTE4 के एक्शंस देख लेते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। देखिए इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी सारे मीडिएटर्स का ही जो हमने अभी तक पढ़े हैं, मतलब वेसो एक्टिव अमाइंस जिसमें हिस्टामिन सेरोटोनिन हम जो पढ़ चुके हैं उसमें भी वो भी वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कराते थे, ठीक है। तो हमें हर एक में ये सारे लिखते चलने हैं, ठीक है। अब हम जैसे देखें हमने जो वैसो एक्टिव अमाइंस में पढ़ा SRS-AS, इन तीनों का ही नाम होता है SRS-AS, तो ये आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स के पार्ट हैं। अब हम LTB4 देखें, LTB4 का भी एक्शन हम पढ़ लेते हैं, कीमोटैक्टिक होता है और इसका और हेल्प करता है सेल एडहेरेंस में। अब वो एक बार फिर से मतलब रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो पाथवे हम इसके दो पाथवे देखते हैं। हमें ये पता है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड पे मतलब सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम आके एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज आर्किडोनिक एसिड पे आर्किडोनिक एसिड पर एक्ट करता है, जो कि फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट है, मतलब फॉस्फोलिपिड का ही कंस्टिट्यूएंट होता है आर्किडोनिक एसिड, और फिर वो कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड में, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा पाथवे वो करना है। जैसे साइक्लोऑक्सीजनेज अगर उस पर आके एक्ट करेगा तो ये वाले मीडिएटर्स रिलीज होंगे, और लाइपोऑक्सीजनेज आके एक्ट करेगा तो ये वाले मीडिएटर्स मेटाबोलाइट्स रिलीज होंगे। तो साइक्लोऑक्सीजनेज अगर पाथवे चल रहा है तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, अगर लाइपोऑक्सीजनेज चल रहा है तो इसमें ल्यूकोट्राइंस रिलीज होंगे। बाकी फंक्शन हम सारे पढ़ ही चुके हैं, ठीक है।
तो हमने तो हम पैथोलॉजी के जो केमिकल मीडिएटर जो वो है टॉपिक, उसमें हम पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। वैसो एक्टिव अमाइंस का ये हमने पूरा मैटर डिस्कस कर लिया है, जिसमें है ना सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स का ये भी पूरा मैटर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, जो कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप जो चार्ट हमने बनाया उससे अगर करेंगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट 3 अगर हम वो बनाएंगे तो उसमें हमारे आगे के जो मीडिएटर्स हैं वो कवर होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मीडिएटर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आज के टॉपिक में हम, वैसे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हम केवल इसकी प्रॉपर्टीज़ और मीडिएटर्स के नाम, सोर्स और एक्शंस पढ़ेंगे, जो कि हम मतलब ब्रीफ में पढ़ेंगे। बाकी का जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है, मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, मीडिएटर्स कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मीडिएटर्स होते क्या हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि मीडिएट करते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन को और अक्यूट इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस विच मीडिएट द प्रोसेस ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। ये जो मीडिएटर्स होते हैं ये रिलीज़ होते हैं या तो सेल से या प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है, या तो ये सेल डिराइव्ड होते हैं या ये प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड। ठीक है, तो क्या होता है सेल्स में, या तो ये, अब हम देखेंगे सेल डिराइव्ड मीडिएटर, सेल में या तो ये सेल ग्रेन्यूल्स में स्टोर होते हैं या सेल इनको सिंथेसाइज करती है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन की जो मेन साइट होती है वो लिवर होती है। प्लाज्मा प्रोटीन की मेन साइट लिवर होती है, और जब ये रिलीज़ होते हैं तो इनको एक्टिवेशन की नीड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सेकंड में क्या होता है कि सारे के सारे मीडिएटर्स जो होते हैं वो स्टिमुलस मिलने पर रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ऑल द मीडिएटर्स आर रिलीज्ड इन द रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस आएगा तभी ये रिलीज़ होंगे ये वाले मीडिएटर्स। ठीक है, तो जैसे कि कोई इंजूरियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है या फिर कोई डैमेज टिश्यू होता है तो उसके स्टिमुलस मिलने पर ही ये रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि ये एक्ट करते हैं डिफरेंट टारगेट पर। तो जो सेल इनको ये एक्ट करते हैं, या तो जो सेल्स इनको जो बनाती हैं या उन पर एक्ट करते हैं, मतलब जो सेल्स इनको बनाती हैं उन पर एक्ट करते हैं, या फिर दूसरी बॉडी सेल्स पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एक्शंस की बात करें कि इनके एक्शंस क्या क्या होते हैं मीडिएटर्स के, तो ये इंक्रीज़ करते हैं वस्कुलर परमेबिलिटी, फीवर, पेन, वैसोडाइलेटेशन कराते हैं, और इसका एक एक्शन होता है कीमोटैक्सिस। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो जो मीडिएटर्स होते हैं वो उनकी शॉर्ट लाइफ होती है। तो ये मीडिएटर्स होते हैं उनकी शॉर्ट लाइफ होती है, और एक बार रिलीज़ हो जाएं तो ये जल्दी रिमूव भी हो जाते हैं। तो ये मतलब इनके वेरियस मैकेनिज़्म होते हैं वो रिमूव होने के। जब ये शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, जब रिलीज़ होंगे ये, लेकिन इनकी जब ये अपना एक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये रिमूव हो जाते हैं बाय द एंटीऑक्सीडेंट, या फिर एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाता है जिससे कि रिमूव हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे मतलब एक टेबल फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में हम सारे सोर्स, मीडिएटर्स और मेन एक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे सेल मतलब सोर्स, मीडिएटर्स और मेन एक्शन, यहाँ सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से सोर्स होते हैं और उसके मीडिएटर्स क्या क्या होते हैं और उसका मेन एक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल डिराइव्ड होगा और एक प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड होगा। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड। तो सेल डिराइव्ड में क्या होगा, जो सोर्स होंगे उसमें कौन कौन सी सेल्स होंगी जो रिलीज़ करेगी मीडिएटर्स को। मास्ट सेल, ठीक है, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स।
तो ये रिलीज़ करेगी मीडिएटर्स को। और कौन कौन सी सेल्स होंगी, हाँ, और कौन कौन सी सेल्स होंगी, प्लेटलेट्स, और ये तो हो गई नंबर 1, 2 एंड 3 इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो मास्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट्स क्या कौन सा मीडिएटर रिलीज़ करेंगी, डैट इज़ हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज़ करेंगी। और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स क्या रिलीज़ करेगी, सेरोटोनिन, ठीक है। जो केवल प्लेटलेट्स है वो क्या रिलीज़ करेगी, सेरोटोनिन। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स, 4-5 मीडिएटर्स वो करेगी रिलीज़, तो जिसके नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, नंबर 2 ल्यूकोट्राइन्स, नंबर 3 लाइसोसोमल एंजाइम, नंबर 4 प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, 5 साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में बहुत सारे मतलब इंटरल्यूकिन्स वगैरह ये सब होते हैं, तो इसको ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इनके एक्शन जान लेते हैं। हिस्टामिन का क्या एक्शन होता है, हिस्टामिन देखिए हम पहले ये देख लेते हैं, मतलब जो इजी होगा हमें याद करने में, हम वैसे देखेंगे कि हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वो मतलब इंक्रीज़ जो परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, वो कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, एक हिस्टामिन होगा, एक सेरोटोनिन होगा, ठीक है, और एक होगा ल्यूकोट्राइन्स, और एक होगा प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये तो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स में है, एक छोड़ के एक है, और बाकी ये साथ साथ हैं। तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीज़ परमेबिलिटी, हिस्टामिन जो होगी वो परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, सेरोटोनिन भी परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। परमेबिलिटी किसकी, सेल की, वेन्यूल्स मतलब सेल्स की ही एक तरीके से परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन्स की भी ये इनके एक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर भी ये एक छोड़कर एक है। अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स अगर हम थोड़ा याद इजी वे में थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो एक छोड़कर एक है ये इंक्रीज परमेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर हम देखेंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वैसोडाइलेटेशन कराता है, ये वैसोडाइलेटेशन कराता है। और लाइसोसोमल एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, ये टिश्यू डैमेज कराता है, ठीक है। साइटोकाइंस का क्या एक्शन होता है, साइटोकाइंस जो मीडिएटर्स होते हैं उनका एक्शन होता है फीवर। तो यहाँ पे जो सोर्स हैं सेल डिराइव्ड के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, मास्ट सेल है, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, और सेकंड है प्लेटलेट्स और एक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल रिलीज़ करेगी हमारी हिस्टामिन को, हिस्टामिन का मेन एक्शन है वो परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। प्लेटलेट्स रिलीज़ करेगी सेरोटोनिन, और उसका एक्शन होता है इंक्रीज परमेबिलिटी। प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडाइलेटेशन कराता है, ल्यूकोट्राइन्स परमेबिलिटी इंक्रीज कराता है, लाइसोसोमल एंजाइम टिश्यू का डैमेज कराता है, और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर ये भी परमेबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस की अगर हम बात करें तो ये फीवर इसको मतलब जो एक्शन है वो फीवर के लिए है, ठीक है। तो अब हम प्लाज्मा प्रोटीन्स पर आ जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव का तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें तो छोटा ही छोटा है। तो देखते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें। इसको जो सेल्स होती हैं वो कौन से मतलब सिस्टम या सेल्स की अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, सेकंड की बात करें काइनिन सिस्टम, थर्ड की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज़ करता है वो कौन कौन से सिस्टम, प्लाज्मा प्रोटीन की कौन कौन से सिस्टम रिलीज़ करते हैं मीडिएटर्स को, डेट इज़
क्लॉटिंग और फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, काइनिन सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिससे ये मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। तो देखते हैं कि क्लॉटिंग ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम से क्या होगा कि देखिए फाइब्रिन और लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन और फाइब्रो मतलब फाइब्रिन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फाइब्रिन्स का, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन्स का ब्रेक डाउन होगा, या फिर हम कहेंगे फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट, फाइब्रिन का स्प्लिट होगा, ठीक है। काइनिन सिस्टम के कौन कौन से मीडिएटर्स क्या है कि काइनिन और ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, ये रिलीज़ होंगे। काइनिन और ब्रेडिकाइनिन रिलीज करेगा काइनिन सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या होगा, एनाफाइलोटॉक्सिन रिलीज़ होंगे, एनाफाइलोटॉक्सिन। इनको हम डिटेल में, ये मतलब इनका डिटेल में पढ़ना बाकी है, हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इनके एक्शंस क्या क्या हैं। एक्शंस में ये सारे के सारे परमेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ परमेबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज़ परमेबिलिटी। तो ये मतलब एक ओवरव्यू है कि सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड सेल्स होती हैं जो कि मीडिएटर्स को रिलीज़ करती हैं। अब वो मीडिएटर्स भी किसी सोर्स से रिलीज़ होंगे। तो सोर्स में क्या है कि मास्ट सेल, प्लेटलेट और इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ये सब फैक्टर्स रिलीज़ करेंगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। बाकी हम इनको डिटेल में जल्दी एक वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हम इसका ओवरऑल जो व्यू है हम देख चुके हैं। सेकंड में हमने वैसोएक्टिव अमाइंस और ये एराकिडोनिक एसिड जो है वो हमने कंप्लीट किया था। थर्ड वन है इसका साइटोकाइंस, ये इसका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट तक ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं साइटोकाइन से। हम इसमें इसके नेम्स जानेंगे, इनके ये कहाँ से रिलीज़ होता है और इसकी टारगेट सेल क्या है और इसके एक्शन क्या है। हम इनके नेम जानने के बाद इनके कहाँ से सिंथेसिस होता है, टारगेट सेल कौन सी है और इनके एक्शन क्या है, मेन एक्शन हम बस इसमें वो जानेंगे, ठीक है। तो साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रोनिक हो। तो साइटोकाइंस है क्या? साइटोकाइंस प्रोटीन है जो कि किससे प्रोड्यूस होती है, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट या फिर एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स। मोनोकाइंस नहीं है, ये मोनोसाइट्स है, ठीक है। तो ये ना 3 पार्ट्स में मतलब ये जो साइटोकाइंस होते हैं जो मेजर होते हैं, मेजर साइटोकाइंस कौन कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरफेरॉन। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा एंड बीटा हैं। इंटरल्यूकिन्स कई सारे हैं, लेकिन जो इंटरल्यूकिन 1 है और TNF अल्फ़ा है वो ना बिल्कुल सेम है। इसकी जो भी जहाँ से भी सिंथेसिस हो रही है, जहाँ टारगेट सेल है और एक्शन इंटरल्यूकिन 1 और TNF के सेम हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इंटरल्यूकिन, फिर हम देखेंगे TNF और फिर हम देखेंगे इंटरफेरॉन। इनके हम देखेंगे सिंथेसिस, टारगेट सेल और एक्शन। हम इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि हम फिर उसमें जो भी डिटेल में पढ़ेंगे वो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरल्यूकिन कितने टाइप्स के, मतलब होते तो कई सारे हैं, लेकिन जो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो पार्ट लेते हैं, जिनका रोल होता है वो कौन कौन से होते हैं। इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12 और 17 ये मेजर इंटरल्यूकिन्स हैं जो कि है ना जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं, ठीक है, रिलीज़ होते हैं। और इंटरल्यूकिन 12 और 17 ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में। तो ये कहाँ से जो इंटरल्यूकिन्स हैं, चाहे वह 1 हो, मतलब जो इंटरल्यूकिन 1 है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज़ होता है। इंटरल्यूकिन 1
कहाँ से रिलीज़ होता है, कौन कौन सी सेल से रिलीज़ होता है, ऑलमोस्ट ये सारी सेल से रिलीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियल सेल और कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं जहाँ से ये रिलीज़ होता है, सिंथेसिस होती है। टारगेट सेल इसकी जितनी भी सेल्स होंगी वहाँ पे ये एक्ट करता है। एक्शंस क्या हैं, देखिए ये एडेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनसे वो जाके चिपकते हैं, ठीक है। जहाँ इंजरी हो जाएगी, इंजरी होने के बाद एडेशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो वहाँ जाके इंजरी से, मतलब जो इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। जैसे कि सेलेक्टिन्स हुए, पी सेलेक्टिन, ये सब होते हैं, तो वो जाके इससे उनको हम बोलते हैं एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। और सेकेंड इसका एक्शन है एमिग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये रिलीज करेगा, मतलब एमिग्रेट करेगा न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को। रोल इन फीवर एंड शॉक, ये फीवर और शॉक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इंटरल्यूकिन्स। 1 हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ अक्यूट फेज प्रोटीन, देखिए एक प्रोटीन रिलीज होती है जब इन्फ्लेमेशन होगा तो, है ना, तो लिवर के थ्रू एक प्रोटीन रिलीज होगी जिसको हम बोलेंगे अक्यूट फेज प्रोटीन। ये ना इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है। नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 के बाद फिर हम इंटरल्यूकिन 8 देखेंगे। इंटरल्यूकिन 6 कहाँ से रिलीज होता है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथीलियल सेल से। टारगेटेड सेल्स क्या हैं इसकी, टी सेल, बी सेल, एपिथेलियल सेल, हेपेटोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। एक्शन क्या क्या करता है, जो कि इसके ही एक्शन है इंटरल्यूकिन 1 के, हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ अक्यूट फेज प्रोटीन, मतलब प्रोटीन रिलीज करती है लिवर, ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होता है। और इसका क्या है, ये डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ द टी एंड बी सेल। ये जो इंटरल्यूकिन 6 है वो टी और बी सेल्स की ग्रोथ कराती है और डिफरेंशिएशन कराती है। नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 8 जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, ये सारी की सारी सेल्स से रिलीज़ होता है। मतलब इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 6 की जो सेल्स जो रिलीज़ कर रही होंगी वही यहाँ पे इंटरल्यूकिन 8 कर रही है, ठीक है। लेकिन बी लिम्फोसाइट को छोड़कर जो भी इंटरल्यूकिन 2 और 6 की जो सेल्स हैं वही इंटरल्यूकिन 8 को रिलीज़ करवाएंगी, ठीक है। टारगेट सेल, ठीक है, टारगेट सेल इसकी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, टी सेल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एंड एंडोथीलियल सेल्स। एक्शन इसके क्या क्या हैं, ये क्या इंड्यूस करती है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स के माइग्रेशन को ये इंड्यूस करती है। मतलब क्या है कि माइग्रेशन कराती है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स का, ठीक है। अगर ये रिलीज होगा तभी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और टी सेल माइग्रेट करेगी इन्फ्लेमेटरी साइट पर। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम बेसोफिल्स, बेसोफिल से हिस्टामिन रिलीज करेगी, ठीक है। एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगी। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, एंजियोजेनेसिस होती है जो जैसे ब्लड वेसल्स का न्यू फॉर्मेशन, मतलब ब्लड वेसल्स फॉर्म होती हैं वहाँ पे, ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और न्यूट्रोफिल्स। इसकी टारगेट सेल कौन सी हैं, टी सेल, नेचुरल किलर सेल, जिसको हम एन के सेल्स भी बोलते हैं। एक्शंस इसके क्या क्या हैं, ये क्या करती है, टी हेल्पर सेल का फॉर्मेशन कराती है, मतलब टी हेल्पर सेल के फॉर्मेशन को इंड्यूस कराती है, ठीक है। अगर ये रिलीज़ होगी तो टी हेल्पर सेल्स रिलीज़ होंगी, ठीक है। प्रमोट करती है साइटोलाइटिक एक्टिविटीज़ को, और IFN गामा जो है उसको ये इंक्रीज़ करती है उसके प्रोडक्शन को, और जो इंटरल्यूकिन 17 है उसके प्रोडक्शन को ये डिक्रीज़ करती है। तो जो इंटरल्यूकिन 12 है वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टी हेल्पर सेल का फॉर्मेशन कराती है, ठीक है। जो इंटरफेरॉन गामा है उसका प्रोडक्शन कराती है, और इंटरल्यूकिन 17 है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ कराती है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 17 पे आते हैं हम। इंटरल्यूकिन 17 जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, CD4 प्लस टी सेल से रिलीज़ होता है, ठीक है। CD4 सेल से रिलीज़ होता है वो। इसके टारगेट सेल कौन सी हैं, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियल सेल और सम एपिथेलियल सेल्स। एक्शंस क्या हैं इसके, ये जो और जो साइटोकाइंस हैं हम तो मतलब जो मेजर हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो और जो साइटोकाइंस हैं वो उनका रिलीज़ कराती है, उनका सीक्रेशन कराती है, ठीक है। और क्या कराती है, माइग्रेशन कराती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। हमने पहले इंटरल्यूकिन पढ़ा जो कि मेजर साइटोकाइन है, ऐसे ही
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी एक मेजर साइटोकाइन है, ठीक है। तो जो IL-1 के चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वही हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर में पढ़ेंगे, मेनली जो अल्फ़ा है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम ही होते हैं। IL-1 का आप याद कर लेंगे तो जो TNF अल्फ़ा है वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। जो TNF अल्फ़ा है वो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और TNF बीटा जो है वो स्प्लीन के डेवलपमेंट और लिम्फ नोड्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या है मतलब कहाँ से सिंथेसिस होती है इसकी? मोनोसाइट्स हुए, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, इओसिनोफिल्स, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल्स, जो कि इंटरल्यूकिन 1 की ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये रिलीज कहाँ से होती है? मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, मास्ट सेल, इओसिनोफिल, टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल्स, ये यहाँ से रिलीज होती हैं। ये तो हो गया TNF अल्फा का। TNF बीटा कहाँ से रिलीज होता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से। टारगेटेड सेल कौन सी है इसकी? सारी की सारी बॉडी सेल्स पर ये एक्ट करेगा, केवल RBC को छोड़कर। एक्शंस क्या है इसके? जो कि सेम एक्शन है इंटरल्यूकिन 1 के, जैसे कि हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ अक्यूट फेज प्रोटीन, जो कि हम मतलब आपको पहले बता चुके हैं। सिस्टमिक फीचर्स जैसे कि फीवर देखने को मिलेगा, उसमें शॉक देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब उसमें इसके रिलीज पर ये सब शो होंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एंडोथेलियल एडिशन मॉलिक्यूल, अब वही है कि है ना एडिटिव मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और ये क्या है? ल्यूकोसाइट साइटोटॉक्सिसिटी को एनहांस करेंगे और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि साइटोकाइंस को ज़्यादा रिलीज कराएंगे इन्फ्लेमेटरी साइट्स पर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने पर। इंटरफेरॉन्स, अब जैसे इंटरल्यूकिन है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ऐसे ही है इंटरफेरॉन भी रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल से। टारगेट साइट उसकी कौन सी है? सारी की सारी बॉडी सेल्स पर वो एक्ट करता है। एक्शंस क्या है इसके? ये क्या है कि है ना ये मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स का एक्टिवेशन कराते हैं, और क्या कराते हैं? ये इम्यूनोग्लोबुलिन का सीक्रेशन कराते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? जैसे कि ये डिफ्रेंशिएशन कराते हैं टी हेल्पर सेल्स का, इनका मेजर रोल होता है। तो इंटरफेरोन्स क्या क्या कराते हैं? नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन कराएंगे, और इम्यूनोग्लोबुलिन का सीक्रेशन कराएंगे, और टी हेल्पर सेल को डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, मतलब उसको मैच्योर करेंगे, ठीक है। तो इनका ये रोल है। तो हमने इसमें सारे जो साइटोकाइंस आते हैं हमने सारे पढ़ लिए हैं, और ये उसका थर्ड पार्ट है केमिकल मीडिएटर्स का। इसको आने में ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। हम ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और हमारी वीडियोज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।